हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी क्रक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर की टॉप एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी 35 टू 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सो हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वेर देयर इन इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन। जब हमारा कंट्री का पार्टीशन हुआ उस समय में कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी। सो इसका करेक्ट आंसर है 565। देखो प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है। ब्रिटिश इंडिया का अगर मैं बात करूं, मान लो अगर ये ब्रिटिश इंडिया है तो उस समय हमारा जो इंडिया जो था, यहाँ पे दो टाइप के लैंड थे। बेसिकली कुछ पोर्शन ऐसे थे जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर थे, जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेस थे जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे थे। उन लैंड को, उन एरियाज को जो रूल कर रहे थे वो थे प्रिंस या फिर किंग। बेसिकली वहां पे किंग थे, लेकिन ये किंग जो है ये ब्रिटिशर्स के अंदर अंडर थे। सो इन छोटे छोटे एरियाज को बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। सो प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे। सो ऐसे कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? तो 565। नेक्स्ट, आफ्टर द इंडिपेंडेंस विच लॉ ऑन प्रिंसली स्टेट्स वेयर लैप्स्ड। सो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर कौन सी लॉ जो है वो लैप्स हो गई, खत्म हो गई? ऑप्शन ए, पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। सेकंड, ओनरशिप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बाय ब्रिटिश क्राउन। परमानेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर में कंट्रोल जो था, प्रिंसली स्टेट्स को रूल तो कर रहे थे किंग, लेकिन किंग जो थे ये अल्टीमेटली कंट्रोल हो रहे थे ब्रिटिशर्स से। तो ये कंट्रोल जो हो रहे थे ब्रिटिशर्स से, इसके लिए इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, एक तरह की लॉ थी, और उसे ही बोलते थे पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। After independence, all states were free to join either India or Pakistan or remain independent. So जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सभी के सामने ये ऑप्शन रखा गया था, वो चाहे तो इंडिया ज्वाइन कर सकते थे, वो चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते थे, या फिर अगर वो चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। तो ये करेक्ट है। दिस डिसीजन वाज लेफ्ट टू द पीपल ऑफ द स्टेट्स। ये रॉन्ग है। ये जो डिसीजन लेना था कि इंडिया में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है, कि इंडिपेंडेंट रहना है, ये डिसीजन वहां के पीपल को नहीं लेना था, वहां के जो रूलर जो थे, वहां के जो किंग जो थे उनको लेना था। सो ये स्टेटमेंट टू रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे करेक्ट फाइंड करना है। सो ओनली वन इज करेक्ट। द स्टेट ऑफ ट्रावनकोर, जो रूलर, जो ट्रावनकोर का जो रूलर थे ये पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। ये रॉन्ग है। वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। वो इंडिया में भी नहीं मिलना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। ट्रावनकोर स्टेट वाज एट प्रेजेंट डे स्टेट केरला एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो ट्रावनकोर का स्टेट है ये प्रेजेंट डे में कहाँ पे था? तो ये हमारे कंट्री के जो पेनिनसुलर पार्ट में केरला तमिलनाडु का जो पार्ट है वहां पे था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? ओनली टू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द निजाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के जो रूलर जो थे, हैदराबाद पे जो रूल कर रहे थे उनको बोलते थे निजाम। तो ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ये रॉन्ग है। ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ये अपना खुद का कंट्री चाहते थे। सम प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू हैव देयर ओन कंट्री। ट्रू है, जैसे हैदराबाद, उसके बाद में कश्मीर का भी हम लोग देखेंगे, एंड देन उसके बाद में हम लोग और दूसरा देखेंगे, ट्रावनकोर का भी देखेंगे। तो वो लोग अपना खुद का कंट्री बनाना चाहते थे। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट टू करेक्ट है। तो हमें करेक्ट फाइंड करना है। सो ओनली टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41। सम प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू हैव देयर ओन कंट्री। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स अपने खुद के कंट्री बनाना चाहते थे। सही बात है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। सो मुस्लिम लीग सपोर्टेड दिस आइडिया। मुस्लिम लीग ने इस आइडिया को सपोर्ट किया कि प्रिंसली स्टेट्स को अपना खुद का कंट्री बनाने देना चाहिए। तो ये स्टेट, ये करेक्ट है, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया।
कांग्रेस अपोज दिस आइडिया, ये भी करेक्ट है। कांग्रेस ने इस आइडिया को अपोज किया क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहता था, क्योंकि सभी प्रिंसली स्टेट्स अगर अपना खुद का कंट्री बना लेते तो हमारा कंट्री जो यूनाइटेड आज के डेट में जो 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है, ऐसा नहीं हो पाता। हमारे कंट्री के अंदर कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज होती है, तो इसीलिए हमारा यूनिटी के लिए खतरा होता, तो इसीलिए कांग्रेस इस आइडिया को अपोज कर रही थी। तो ये दोनों ही करेक्ट है। सो करेक्ट कौन सा होगा? बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर, हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन है? सो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन है? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। सो सरदार पटेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। सी राजगोपालाचारी ये कौन थे? आप लोग ये कमेंट करके बताओ, आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि सी राजगोपालाचारी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। एंड देन जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे फर्स्ट पीएम थे। नेक्स्ट, Sardar Patel played a historic role in negotiating with the ruler of the princely states, firmly but diplomatically, and bringing most of them into Indian Union. So सरदार पटेल ने जो भी प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन सभी के साथ बातचीत किया, डिप्लोमेटिक वे में उन सभी के साथ नेगोशिएशन किया, और उन सभी को हमारे जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सभी को एग्री किया कि वो इंडियन यूनियन में मिल जाए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, सरदार पटेल वॉज इंडिया डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये भी करेक्ट है। सो ये दोनों ही करेक्ट है। सो ऑप्शन सी। देखो, सरदार पटेल ने जो भी प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन सभी के साथ नेगोशिएशन करके उनको ट्राई किया, उनको मनाया, उनको एग्री करवाया कि वो लोग इंडियन यूनियन में एग्री हो जाए। क्योंकि जैसा मैंने बताया, प्रिंसली स्टेट्स के सामने ऑप्शन था, वो पाकिस्तान में मिल सकते थे, वो इंडिया में मिल सकते थे, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते थे। तो सरदार पटेल ने बोला उनको, प्रिंसली स्टेट्स को, कि आप लोग इंडिया में आके मिलो, आप लोग की जो टेरिटरी जो है, आप लोग की जो किंगडम जो है उसको इंडिया में मर्ज करो। सो इसी कारण से सरदार पटेल को जो है यूनिटी के लिए हम लोग, हमारे कंट्री को जो यूनिटी जो है, हमारे कंट्री की यूनिटी जो है, इसको इन्होंने मेंटेन किया। हमारे कंट्री का यूनिटी जो है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हम लोग क्रेडिट दे सकते हैं सरदार पटेल को, और इसी कारण से इनका एक बहुत ही बड़ा एक स्टेच्यू बनाया गया है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि वो स्टेच्यू कहाँ है, वो स्टेच्यू कहाँ है, और उस स्टेच्यू का नाम क्या है। For the process of unification of princely states with Indian territory, the government approach was guided by. So जब इंडियन गवर्नमेंट जब चाह रही थी कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ मिले, तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था? इंडियन गवर्नमेंट क्यों बना रही थी या कैसे बना रही थी? ऑप्शन, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। लगभग अधिक मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे, तो ये ट्रू है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि वो प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया में मिले। गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। सो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को कुछ ऑटोनॉमी देने को भी तैयार थी, कुछ छूट देने को भी तैयार थी। ठीक है, उनको कुछ ऑटोनॉमी, जैसे हम लोगों ने देखा आर्टिकल 370 जो है, ये एक तरह की ऑटोनॉमी दी गई थी जेएनके को। सो वैसे ही कुछ और ऑटोनॉमी भी देने को तैयार थी इंडियन गवर्नमेंट। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, द इंटीग्रेशन ऑफ एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ नेशनल हैड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। सो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इसलिए भी चाहती थी कि ये यूनिफिकेशन हो, बिकॉज टेरिटोरियल बाउंड्री जो है, हमारा कंट्री का यूनिफिकेशन जो है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मतलब एक होना, सभी प्रिंसली स्टेट्स को एक होना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सुप्रीम इंपॉर्टेंस था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। क्योंकि अगर ये नहीं हो पाता तो आज हमारा कंट्री जैसा नजर आता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिस ऑल आर करेक्ट। द रूलर ऑफ द स्टेट्स साइन विच डॉक्यूमेंट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो जैसा मैंने बताया कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाने के लिए बहुत ज्यादा नेगोशिएशंस किया गया, इसमें सरदार पटेल जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। सो जब वो लोग एग्री हो गए मिलने के लिए, तो एक तरह से एक डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट पे साइन करवाया गया, उन्हें एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ। सो वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? सो उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट, इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेशन, एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस पे साइन किया, और साइन करने के बाद वो इंडिया के पार्ट बन गए। जूनागढ़ स्टेट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया
हाउ? तो जूनागढ़ जो स्टेट है ये एक प्रिंसली स्टेट था, ये इंडिया का पार्ट कैसे बना? पुलिस एक्शन, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने अपना फोर्स यूज किया, आर्मी यूज किया, या प्लेबिसाइड, या फिर वहां पे जो है जो जूनागढ़ के जो लोग थे वहां से उन लोगों से पूछा गया, कि आप लोग इंडिया में मिलना चाहते हो कि नहीं, मिलिट्री एक्शन, या फिर यूनाइटेड नेशन अपील? सो इसका करेक्ट आंसर है प्लेबिसाइड। जूनागढ़ के जो लोग थे, जूनागढ़ का जो रूलर जो थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, वो चाहते थे कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बने, लेकिन जूनागढ़ के जो पीपल थे, वो चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट बने। सो वहां के जो लोग थे उन लोगों ने एक तरह से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अपने रूलर के अगेंस्ट, कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते हैं, हम लोग इंडिया में मिलना चाहते हैं। तो इस चीज को लेके एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, और फाइनली वहां के जो रूलर जो थे वो जूनागढ़ छोड़ के भाग गए। इनका काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये किस तरह से भागे, अपना घर में फैमिली वगैरह को छोड़ के, अपने कुछ डॉग्स वगैरह को लेके भाग गए थे ये, अपने आप को सेव करने के लिए। और फाइनली वहां के लोगों ने फिर वोटिंग करके, फाइनली वहां के जो जूनागढ़ के जो लोग थे उन लोगों ने वोट करके एग्री किया कि हम लोग इंडिया का पार्ट बनेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेबिसाइड। हैदराबाद was the second largest princely states after the Bengal. So हैदराबाद जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स था आफ्टर द बंगाल। ये रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाल तो प्रिंसली स्टेट्स था ही नहीं, बंगाल तो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। प्रिंसली स्टेट्स तो वो थे जो किंग के अंडर में होते थे, और वो उन किंग को कंट्रोल करते थे ब्रिटिशर्स। तो जैसा मैंने बताया दो तरह की टेरिटरी थी। एक टेरिटरी को कंट्रोल करते थे किंग, और उस किंग को कंट्रोल करते थे ब्रिटिशर्स। और एक दूसरी टेरिटरी थी, टेरिटरी मतलब लैंड एरिया, जो दूसरी टेरिटरी थी उसको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। तो बंगाल डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंदर था, और हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स था, और ये बहुत ही रिच प्रिंसली स्टेट्स था हैदराबाद। अपने टाइम में वहां के जो रूलर थे वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे वर्ल्ड में। नाउ तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हैदराबाद स्टेट हैज द कोस्टल एरिया विद द बे ऑफ बंगाल, ये भी रॉन्ग है। हैदराबाद को अगर आप देखोगे तो हमारा कंट्री का जो पेनिनसुलर पार्ट है वहां में ये बीच में ये था कहीं पे। तो इसकी बाउंड्री कहीं पे भी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी, इसकी जो बाउंड्री थी हैदराबाद की, ये कहीं पे भी ये ओशन या सी को टच नहीं करती थी। तो उसका कोस्टल एरिया तो बिल्कुल था ही नहीं। तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर होगा, अब यहां देखो, यहां पे हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है कि इनकरेक्ट वाली कौन सी है। सो ये 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या होगा, सी। मुझसे हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ इनकरेक्ट वाला कौन सा है। सो 1 भी इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी, बोथ एंड 1 एंड 2 जो है वो इनकरेक्ट है। यही अगर यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं बोल करके अगर पूछते करेक्ट फाइंड करना है, तो इन दोनों में करेक्ट कौन था, कोई भी नहीं, तो उस केस में आंसर होता है डी, नन ऑफ दिस। तो आप लोग जब एग्जाम में एमसीक्यू जब देखो तो देख लो कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं कि करेक्ट पूछ रहे हैं। हैदराबाद रूलर कैरिड द टाइटल ऑफ, सो जो हैदराबाद के जो रूलर थे वो अपने नाम के आगे क्या टाइटल लगाते थे। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निजाम। वो अपने नाम के आगे निजाम टाइटल लगाते थे। Some part of old Hyderabad state are today part of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. So जो हैदराबाद की जो पहले जो एरिया जो थी वो कुछ पार्ट चली गई महाराष्ट्र में, कुछ चली गई कर्नाटका में, कुछ चली गई आंध्र प्रदेश में। सो ये रॉन्ग है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में एंड तेलंगाना में गई, और तेलंगाना में गई, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, निजाम वांटेड, निजाम मतलब जो हैदराबाद के जो रूलर थे, निजाम वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। निजाम जो है हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे। हाँ, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ करेक्ट कौन सा है, ओनली टू इज करेक्ट। विच स्टेट entered into stand still agreement in India in November 1947? So ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये इंडिया के साथ में कौन से स्टेट ने साइन किया, पंजाब, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद के जो रूलर थे उन्होंने इंडिया के साथ में एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया, और उस एग्रीमेंट को बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के थ्रू ये था कि इंडिया जो है वो अटैक नहीं करेगा, और अभी हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। इंडिया जो है वो एग्रेशन नहीं करेगा।
लेकिन फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि हैदराबाद के रूलर जो है वो अपने खुद के पीपल के, अपने खुद के सिटीजन के ऊपर में बहुत ज्यादा क्रुएल्टी करेगी और उससे बचाने के लिए इंडिया जो है वो इंटरवेंशन अपना करेगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। और ये साइन कब हुआ था? तो नवंबर 1947, डेट याद रखना है आपको। The peasantry of which region in particular was victim of Nizam oppressive ruler and rose against him? So हैदराबाद जो स्टेट था वहां पे जैसे मैंने बताया वहां के निजाम जो है वो काफी ज्यादा ऑपरेसिव रूल कर रहे थे, बहुत ज्यादा क्रुएल्टी कर रहे थे, खास करके कुछ एरिया के लोगों के अगेंस्ट, खास करके कुछ एरिया के पीजेंट्स के अगेंस्ट, जो फार्मर्स जो थे उनके अगेंस्ट। तो वो कौन सा एरिया था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो पीजेंट्स जो थे ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे निजाम से, उन लोगों ने उस हैदराबाद के निजाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। सो ऑप्शन ए तेलंगाना। कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वेर इन फोरफ्रंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट हैदराबाद निजाम। सो ये जो फार्मर्स ने, तेलंगाना के फार्मर्स ने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, सो उसको सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट, और हैदराबाद में जो कांग्रेस जो थे, हैदराबाद में जो कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे, उन वो लोग सभी सपोर्ट कर रहे थे उन पीजेंट्स को। तो ये करेक्ट है। देयर वॉज वेरी लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट, नहीं ये रॉन्ग है। उस मूवमेंट में, तेलंगाना की जो मूवमेंट जो हो रही थी, उस मूवमेंट को बहुत सारे वुमेन्स ने भी सपोर्ट किया। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो करेक्ट है ओनली वन। सो ओनली वन। नाउ हु वेर रजाकार्स? रजाकार्स कौन थे? ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर, पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स। सो राजाकार्स कौन थे? सो आपको ये जानना है कि राजाकार्स जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि तेलंगाना के जो फार्मर्स जो थे वो उन्होंने प्रोटेस्ट एक तरह से स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था निजाम के अगेंस्ट, और इस कारण से निजाम ने फोर्स यूज किया इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। तो जिस फोर्स को यूज किया उस फोर्स को बोलते थे राजाकार्स। सो ये एक तरह की पैरामिलिट्री फोर्स थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो। नेक्स्ट, हैदराबाद एक्सेशन। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो सब कुछ गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप जुड़ सकते हो। वहां पे आप इवन अपने डाउट्स वगैरह मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, तो आप डायरेक्टली वहां पे जुड़ सकते हो। हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया इन सितंबर 1948 डन बाय। सो हैदराबाद इंडिया में कैसे मिला? तो सबसे पहले तो ये सितंबर 1948, ये डेट आपको याद रखना है कि कब मिला, तो सितंबर 1948। और कैसे मिला? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पुलिस एक्शन। जब हैदराबाद के राजाकार्स जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जब राजाकार्स ने एक तरह से वायलेंस स्टार्ट कर दिया वहां के लोगों के अगेंस्ट में, वहां के जो सिटीजन है उनके अगेंस्ट में, तो इसको देखते हुए इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया अपनी फोर्स भेजेगी यहाँ हैदराबाद में, और इस तरह से इंडिया ने पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया, मर्ज कर लिया, एक्सेशन कर लिया मतलब मिला लिया। और ये हुआ कब? सितंबर 1948। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल was the member of Committee of Constituent Assembly on Fundamental Right। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, जैसे मैंने पहले पार्ट 1 के वीडियो में भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो प्लेस था जहां पे हमारे लीडर्स जो है वो बैठ के हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो हमारे कंट्री के जो भी लीडर्स थे वो सभी लीडर्स एक जगह पे बैठे, जमा हुए, और वहां पर बैठ के उन लोगों ने काफी डिस्कशंस किया, काफी डिबेट किया, और उस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो जिस प्लेस पे वहां पे बैठ के वहां पे ये सब कुछ हुआ उस प्लेस को बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ सो जब फंडामेंटल राइट के ऊपर जब लॉ बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके बारे में जब लिखा जा रहा था, तो उस कमेटी के मेंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, ही वॉज सेकेंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये रॉन्ग है, वो सेकंड नहीं, वो फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। सो ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट। विच लीडर of Manipur signed instrument of accession which Indian government। so मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, तो मणिपुर के कौन से रूलर ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया? सो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोध चंद्र सिंह।
तो बोध चंद्र सिंह जी ने यहाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और ये इन्होंने हमें जब इंडिपेंडेंस मिला उससे पहले ही इन्होंने साइन कर लिया था। उससे पहले ही बोध चंद्र सिंह जी जो है इन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया था। When the state of Manipur became the constitutional monarchy now, तो जैसे मैंने बताया कि बोध चंद्र सिंह जी ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर लिया, सो इनके ऊपर, बोध चंद्र सिंह जी के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर था इलेक्शंस करवाने को लेकर के। तो मणिपुर के जो लोग थे वो चाहते थे कि यहाँ मणिपुर में इलेक्शन हो। तो फाइनली ये इलेक्शन करवाया गया जून 1948 में। फाइनली ये इलेक्शन कराया गया और इस इलेक्शन को करवाने के बाद में वहां पे देखेंगे हम लोग कि जब बोध चंद्र सिंह जो है वो जब हमारे इंडिया से जब जुड़ गए, सो वहां के लोग इसके अगेंस्ट थे। बहुत सारे जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि मणिपुर जो है वो इंडिया के साथ मिले। सो इस कारण से कुछ वायलेंस भी वहां पे हुई, लेकिन फाइनली ये हमारे साथ में मर्ज हो गए। सो जून 1948, which is the first Indian state to have election based on universal adult franchise। so हमारे कंट्री में कौन सा पहला ऐसा स्टेट है जहां इलेक्शंस हुआ और वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि कंट्री के जो भी लोग हैं, जो भी 18+ के लोग हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी रिलीजन कास्ट के हो, वो सभी वोट करेंगे। सब ऐसा सिस्टम को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो सबसे पहले जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे मणिपुर में। सो मणिपुर में सबसे पहला इलेक्शन हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशरिंग the Maharaja into signing of merger agreement in September 1949। so इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे महाराजा ऑफ मणिपुर होगा मणिपुर। so इंडियन गवर्नमेंट ने महाराजा ऑफ मणिपुर को मनाया, उनको एग्री करवाया कि वो मर्जर एग्रीमेंट साइन करे इंडिया के साथ में, ताकि क्योंकि देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो काफी पहले साइन हो गया था। मणिपुर के जो किंग है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो काफी पहले साइन कर दिया था, लेकिन वहां पे कुछ वायलेंस हो रही थी इस कारण को लेकर के। तो फाइनली हम लोग बाद में देखेंगे एक और एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बोलते हैं मर्जर एग्रीमेंट, और ये साइन हुआ था सितंबर 1949 में। तो ये 2 है। तो इस मर्जर एग्रीमेंट के थ्रू मणिपुर जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। द बाउंड्री बिटवीन स्टेट हैड टू बी ड्रॉन बाय कंसीडरिंग। सो बाउंड्री, स्टेट्स की जो बाउंड्री जो बाद में जो ड्रॉ की गई, जो स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन किया गया स्टेट का, जब क्योंकि हमारे कंट्री में उस समय, आज के डेट में हम लोग जो स्टेट देखते हैं या यूटी को हम लोग जो देखते हैं, पहले ऐसा नहीं थी। तो उसकी बाउंड्री पहले कुछ अलग थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद में एक डिमांड ये इमर्ज हुआ कि स्टेट की बाउंड्री को फिर से ड्रॉ किया जाए। सो जब ये बाउंड्री को ड्रॉ किया गया तो किन बातों का ख्याल रखा गया? ऑप्शन 1 लिंग्विस्टिक मेजोरिटी। लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक मेजोरिटी मतलब ऐसा एरिया जहां पे कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हो, उसको एक स्टेट बना दिया जाए। तो ये करेक्ट है। कल्चर ऑफ द रीजन, ये भी करेक्ट है। एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ये भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दिस। कल्चर ऑफ द रिलीजन, देखो स्टेट का बाउंड्री रीड्रॉ करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया। लैंग्वेज को ध्यान में रखा गया, कल्चर को ध्यान में रखा गया, साथ ही ये भी ध्यान में रखा गया कि इससे कंट्री के यूनिटी को किसी भी तरह की खतरा ना हो, किसी भी तरह की डेंजर ना हो। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। फाइंड इनकरेक्ट, तो इस यहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ड्यूरिंग colonial rule the state boundary were drawn on administrative convenience। सो जब 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स जब हमारे कंट्री के ऊपर रूल कर रहे थे, तो उस समय जो भी स्टेट की बाउंड्री थी वो ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ किया था, और उन्होंने ये ड्रॉ किया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने अपने सुविधा के हिसाब से ये बाउंड्रीज को ड्रॉ किया था। तो ये करेक्ट है। यस, उन्होंने अपने सुविधा के हिसाब से इसे ड्रॉ किया था। दूसरे फैक्टर्स भी थे लेकिन ये भी फैक्टर था। टेरिटरी रूल्ड बाय द प्रिंसली स्टेट्स वेर नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल। सो जो टेरिटरी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थे ये ब्रिटिश रूल में नहीं थे, ये रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसली स्टेट्स की जो टेरिटरी थी, जो लैंड थी, वहां पे तो प्रिंस रूल करते थे, लेकिन अगेन ये प्रिंस जो थे ये ब्रिटिशर्स के अंदर थे। सो यानी कि इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स वहां पे। सो ये स्टेटमेंट जो है
ये रॉन्ग है। सो ओनली वन, ऑप्शन 1। After which session of Congress in 1920, linguistic principle was recognized as the basis of reorganization of Indian National Congress Party itself? देखो, इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड हुई कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाए। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब ये है कि एक ऐसा स्टेट बनाया जाए जहां पे कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। मराठी बोलने वालों के लिए एक स्टेट बनाया जाए, बंगाली बोलने वालों के लिए एक स्टेट बनाया जाए, गुजराती बोलने वालों के लिए एक स्टेट बनाया जाए, तमिल बोलने वालों के लिए एक स्टेट बनाया जाए। तो कुछ इस तरह की डिमांडें जो है वो इंक्रीज हुई उस समय इंडिपेंडेंस के बाद में। इस चीज को कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने भी 1920 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, वो सेशन हुआ था नागपुर में। सेशन मतलब एक तरह की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उस मीटिंग में कांग्रेस ने भी कहा कि हाँ, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को बनाना चाहिए, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? ये हुई थी नागपुर में। आपको ईयर भी याद रखना है, 1920। Many provincial congress committee were created by linguistic zone. अभी जो हम लोगों ने देखा कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने का जो आइडिया था कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही थी, और इसी कारण से कांग्रेस ने बहुत सारी अपनी कमिटी बनाई थी जो प्रोविंशियल लेवल पे थी और जो लिंग्विस्टिक लेवल पे थी। मतलब यह है कि कांग्रेस की तो एक कमेटी थी जो ऑल इंडिया लेवल की कमेटी थी, जो पूरा ऑल इंडिया का काम देखती थी, लेकिन इसी तरह कांग्रेस की कुछ और छोटी छोटी कमेटी भी थी। वो छोटी छोटी कमेटी, कोई एक कमेटी बंगाल में थी तो वहां पे जनरली बंगाली जो रीजन जो है, बंगाली स्पीकिंग जो रीजन जो है वहां के लिए थी। कोई एक दूसरी कमेटी थी वहां पे पंजाबी स्पीकिंग रीजन के लिए थी। तो इस तरह से बहुत सारी कांग्रेस की कमेटी थी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे थी। तो ये करेक्ट है। और दे फॉलोड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो कमेटी बनाया गया, ये कमेटी के अंडर कुछ एरिया था कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में इनको काम करना था, इन कांग्रेस की कमेटी को। और वो एरिया जो है वो ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो है उससे डिसाइड नहीं होते थे। ये रॉन्ग है। ऑप्शन 1। Why after the independence of partition our leader wanted to postpone reorganization of state? देखो, इंडिपेंडेंस से पहले काफी सारे लीडर सपोर्ट कर रहे थे कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे ही कुछ लीडर जो है वो चाह रहे थे कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है इसको कुछ टाइम के बाद किया जाए, कुछ सालों के बाद किया जाए, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। ऐसा क्यों? बिकॉज क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे सामने और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम द अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्योंकि हमारे सामने दूसरे सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज थे, हमें पहले उनको देखना था। तो ये करेक्ट है। रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहते थे लेकिन वो लोग चाहते थे इसको थोड़ा बाद में करेंगे, पहले जरा हम लोग अपना इकोनॉमिक और सोशल चैलेंज को ठीक करें। इसके अलावा ये अगर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन अगर होता तो हो सकता था इससे कंट्री में डिसरप्शन होता एंड डिसइंटीग्रेशन होता, लोगों में एक तरह की अलगाववाद की, एक तरह का सेपरेटिज्म जो है वो इंक्रीज होता। ये भी उनके मन में एक तरह का डर था। ये भी करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज गुड। वो लोग रीऑर्गेनाइजेशन क्या इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था वो अच्छा था? नहीं, ऐसा नहीं है। और प्रिंसली स्टेट्स, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट अभी भी इंडिया का पार्ट नहीं बने थे इंडिपेंडेंस के बाद भी। ऐसा नहीं है कि 1947 में सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बन गए। बहुत सारे रीजन जो है वो इंडिया का पार्ट बहुत बाद में बने, जैसे लाइक द गोवा को आप देखोगे तो वो तो 1961 में वो इंडिया का पार्ट बना, वो तो पोर्टुगीज के अंदर था। हैदराबाद भी थोड़ा बाद में जो है वो इंडिया का पार्ट बना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं बने थे। प्रॉपरली लाइन जो है वो ड्रॉ करना, जो भी स्टेट्स की लाइन बाउंड्री जो है वो ड्रॉ करना वो पॉसिबल नहीं था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 1, 2 और 4 करेक्ट है। ऑप्शन ए 1, 2 और 4 जो है ये करेक्ट है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस Telugu speaking area of which province wanted to have their own state? इंडिपेंडेंस के बाद में जो तेलुगु बोलने वाला जो रीजन जो है, जहां के लोग तेलुगु बोलते थे, तो वो कौन से प्रोविंस के थे जो अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे? इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, मद्रास, आंध्र प्रदेश, बंगाल। करेक्ट आंसर होगा मद्रास।
मद्रास प्रोविंस में जो लोग तेलुगु बोलते थे, मद्रास जो प्रोविंस में जो लोग तेलुगु बोलते थे, वो लोग चाहते थे कि उनका एक अलग से स्टेट क्रिएट किया जाए, अलग से स्टेट बनाया जाए। अब वही स्टेट आगे चल के बना कौन सा? आंध्र प्रदेश। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। द विशाल आंध्र मूवमेंट इज रिलेटेड विथ विच इवेंट? सो ये जो विशाल आंध्र मूवमेंट जो हुआ, ये कौन से इवेंट से जुड़ा हुआ है? सो ऑप्शन देखते हैं, हैदराबाद इंटीग्रेशन विथ इंडिया, नहीं। ऑप्शन बी, कश्मीर इंटीग्रेशन विथ इंडिया, यहां तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। द मूवमेंट फॉर सेपरेट आंध्र प्रदेश, एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग, सेपरेट एक राज्य स्टेट की मांग आंध्र प्रदेश, हाँ ये करेक्ट है। द मूवमेंट फॉर सेपरेट आंध्र कंट्री, नहीं, अलग से कंट्री नहीं मांग रहे थे, अलग से स्टेट मांग रहे थे। सो आंध्र मूवमेंट था एक अलग आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश स्टेट का डिमांड को लेकर के। फाइन, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 67 है ये। All the political forces in Andhra Pradesh were in favor of linguistic reorganization of the then Maharashtra province. So मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु बोलने वाले जो रीजन थे, वहां के जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हो, वो लोग चाहते थे कि आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग से स्टेट क्रिएट किया जाए, वो लोग इसके सपोर्ट में थे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखना है, आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया मद्रास प्रोविंस से अलग करके। नाउ दे डिमांडेड दैट तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र प्रोविंस, नहीं महाराष्ट्र नहीं, मद्रास, तो महाराष्ट्र नहीं है, मद्रास है। सो यहां पे यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए, ओनली वन। नाउ यहां पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, मैं चाहता हूं कि इसके आंसर आप लोग दो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि डैश went on indefinite fast for the creation of आंध्र प्रदेश। कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक के लिए फास्ट किया और उनकी इवन बाद में अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो गई? सो वो कौन से लीडर थे? सो आपको उनका नाम बताना है, तो आप ये कमेंट करके आप बताओ। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी डेज पोट्टी श्रीरामुलु डिड फास्टिंग? सो पोट्टी श्रीरामुलु जी ने कितने टाइम के लिए, कितने डेज के लिए फास्टिंग किया? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 66, देन 46 और 156। सो करेक्ट आंसर है 56। When Prime Minister of India, when Prime Minister announced the formation of separate Andhra Pradesh, so Prime Minister ने एक separate आंध्र प्रदेश का announcement कब किया? So नवंबर 1956, जनवरी 1952, दिसंबर 1950 और दिसंबर 1952। ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश। देखो ये अनाउंस किया, ये अनाउंसमेंट का पूछ रहा है। सो अनाउंसमेंट हुआ था दिसंबर 1952 में, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेपरेट आंध्र प्रदेश कब क्रिएट हुआ, ये तो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट हुआ था दिसंबर 1952 में, लेकिन सेपरेट आंध्र प्रदेश का क्रिएशन कब हुआ? तो उसका आंसर होगा नवंबर 1956। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि अनाउंस पूछा जा रहा है कि क्रिएशन पूछा जा रहा है। अनाउंस अगर है तो दिसंबर 1952, क्रिएशन पूछा जा रहा है तो नवंबर 1956। सो ये हमारी टोटल 35 क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा और पार्ट 3 में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा। एंड अगेन एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।